नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। नीरजा भनोत को सब लोग जानते होंगे। सबको ये मालूम है कि नीरजा भनोत जो है पैन अमेरिकन एयरलाइन में पर्सर थी, फ्लाइट पर्सर थी और एक हाईजैक में यात्रियों को बचाते हुए उनको पॉइंट ब्लैंक मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। आतंकवादियों ने वो प्लेन हाईजैक किया था। ये बात है 1986 की और महीना यही है, सितंबर 5। लेकिन इस बात के लिए उनको अपनी जान बचा सकती थी, क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था, इमरजेंसी गेट यात्रियों को बाहर निकलने के लिए। वो अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने यात्रियों को बचाना पहले अपनी जिम्मेदारी समझा। खैर, लेकिन हम नीरजा भनोत की बात क्यों कर रहे हैं अचानक ऐसे? हम नीरजा भनोत की बात इसलिए कर रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने उस फ्लाइट को हाईजैक किया था, वो आतंकवादी अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन के थे। और ये अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीनी संगठन था। तो वो फिलिस्तीनी संगठन जिसकी गतिविधियां आतंकवाद से जुड़ी हैं, जो हमास जहां की सरकार हो, जो लोगों को हत्याएं करता है और अपहरण करके उनको ढाल की तरह से इस्तेमाल करता है, जो बच्चों को ढाल की तरह से इस्तेमाल करता है, महिलाओं को ढाल की तरह से इस्तेमाल करता है, उस संगठन की वकालत भारत की जो प्रमुख विपक्षी दल है वो कर रहा है। एक के बाद एक बात रखते हैं। चूंकि मामला अभी इसलिए आया कि सोनिया गांधी ने एक और राइटअप लिखा है हिंदू में, फिलिस्तीन को समर्थन करने के लिए, और उस पर उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा है कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है, या भारतीय जो डिप्लोमेसी है उसने चुप्पी साध रखी है। और चुप्पी समाधान नहीं है, चुप्पी समर्थन भी नहीं है। क्या है? अब जो फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद है, उसको लेकर के भारत सरकार की एक स्टेटेड पॉलिसी है। अभी जब यूएन में वोटिंग हुई तो भारत ने इस बात को समर्थन करते हुए वोट किया कि वो टू नेशन थियरी जो है उसको स्वीकार करते हैं। और टू नेशन थियरी की बात सभी करते हैं, लेकिन क्या जो फिलिस्तीन में सरकार में था, जो हमास चुनाव जीत करके आई थी और जिसने फिलिस्तीन में सरकार बनाई थी और उसके बाद दोबारा चुनाव नहीं होने दिया, क्या वो टू नेशन थियरी को एक्सेप्ट करती है? नहीं करती है। हमास का जो चार्टर है, उस चार्टर में क्या कहा जाता है? उस चार्टर में कहा जाता है फ्रॉम रिवर टू सी। मतलब ये कि पूरा का पूरा इजराइल जो है वो फिलिस्तीन जब तक नहीं उसको फिलिस्तीन के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा, ये बात नहीं आगे बढ़ेगी। अब चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बाकी लोग हों जो इस तरह की बात करते हैं, उनको पहले इन सब चीज़ों पर जाना चाहिए कि क्या ये इस तरह से टू नेशन थियरी का समाधान निकलेगा। एक बात हुई। अब समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि लंबे समय से इसको बात चली आ रही थी, लेकिन अभी जब से कांग्रेस सरकार में आई गई है, तो उसमें मोटा मोटी तौर पर जो है एक जून 1, 2021 को एक स्टेटमेंट कांग्रेस ने जारी किया था। वो कुछ जो रमज़ान के दौरान जो वहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है, वहाँ पर कुछ फिलिस्तीनी वहाँ इजरायली सैनिक घुस गए थे, उसको लेकर के। उसके बाद मामला फिर कुछ बीच में था, लेकिन जब 7 अक्टूबर का अटैक हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी स्टेटमेंट आया। जो पहले
जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें इजराइल के हमले की बात, इजराइल पर जो हमला हुआ है उसको इग्नोर किया गया, जिसको लेकर के बीजेपी ने घेरा। बाद में बहुत सारा क्लैरिफिकेशन आया। अब उसके बाद राहुल गांधी ने भी अपनी बात कही, लेकिन जो इजराइल वाला हिस्सा है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। और कुल मिलाकर के कि फ़िलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है, अब फ़िलिस्तीन में हमास जो है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये मसला महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है कि केवल फ़िलिस्तीन की बात की जाती है, इजराइल की बात नहीं की जाती उतना जोरदार ढंग से, वो समझने वाली है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कि सोनिया गांधी ने एक और राइटअप लिखा है। पहला राइटअप, आजकल वो अक्सर लिखती हैं, तो पहला राइटअप उन्होंने 19 अक्टूबर 2023 को लिखा था, उस हिंदू में लिखा था। 17 अक्टूबर 2023 में लिखा था, और उसको ओपन एयर प्रिजन करके बताया गया था कि गाज़ा जो है पूरा का पूरा ओपन एयर उसमें तब्दील हो गया। अब ये जो है, ये जो टर्म है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो कांग्रेस का जो डोमिनेंस अभी उनके अंदर है वो उन्हीं का है। उसके बाद दूसरा जो है राइटअप उन्होंने लिखा, वो 28 जुलाई 2025 का है, और तीसरा उन्होंने अभी सितंबर परसों का है। खैर, अब ये जो भारत में इसको लेकर के जो विवाद है वो ये है कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में तो नज़र आता है, लेकिन जो इजराइल के लोगों के साथ या ज्यूस के साथ जो जाति होती है उस पर आंख बंद करके रखता है। उसमें तर्क बहुत सारे देता है कि 1974 में जो पीएलओ था उसको क्या इंदिरा गांधी ने पहली बार स्वीकृति दी थी। फिर 1988 में जो ऑफिशियली इजराइल को फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया गया था, तब एक्सेप्ट। पूर्ण बात यह है कि क्या अगर पॉलिसी के लेवल पर कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जो मौजूदा सरकार को या किसी भी सरकार को कि पुराने समय में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिनको जो ठीक नहीं है, या पीएलओ को लेकर के भी अगर कोई बात है, पीएलओ के स्टैंड को, पीएलओ शुरुआत के दिनों में वो हिंसा की बात करते थे, बाद में उन्होंने हिंसा छोड़ा, लेकिन पीएलओ का जो कश्मीर पर दृष्टिकोण था, या कश्मीर पर या अभी भी फिलिस्तीन का जो कश्मीर पर स्टैंड है, क्या उस स्टैंड के बाद भी हमको फिलिस्तीन या उस पर कोई इस तरह का लीनियंसी रखनी चाहिए? अभी 2-3 महीने पहले हमास के आतंकवादी कश्मीर के जो ऑक्यूपाइड JNK है वहाँ पर परेड करते हुए दिखे। तो एक ऐसा देश जो हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसको क्वेश्चन करता रहा है, अगर क्या कभी इस तरह की चीज़ें पास्ट में हुई है तो हमको उन सब विषयों पर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम अपना जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है या जो हमारी पॉलिसी है हम उसके साथ जरूर हैं। हम 2 नेशन थियरी की बात करते हैं, हम फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमको और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिसको कांग्रेस के लोग इग्नोर करते हैं। अब जो बात है, कुल मिलाकर के फिलिस्तीन पर अब तक सोनिया गांधी 3 आर्टिकल लिख चुकी हैं, 2 हिंदू में और एक दैनिक जागरण में। अब जो उनका हिंदू का आर्टिकल है उसमें वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में विश्व शांति और सुरक्षा की बात की जाती है। अब जो बात मैं बड़े स्तर पर कह रहा हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन की, तो आप एक तरफ तो इजराइल के इंटरेस्ट को, उनके लोगों के मारे जाने को नज़रअंदाज करते हो, और फिलिस्तीन के
की बातों को ज्यादा बढ़ा करके दिखाते हो। वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात आप कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो पूरा का पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में कर। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो कांग्रेस की पहचान बन गई है, लंबे समय से कांग्रेस की पहचान बन गई है कि वो एक कम्युनिटी को अपीज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर जो दो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको समझ लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे मुसलमान नाराज हो जाएगा। दूसरा ये कि जैसे ही वो इजराइल की खिलाफत करते हैं, इजराइल की मुखालफत करते हैं और फिलिस्तीन की सपोर्ट करती है, मतलब कांग्रेस के नेता, वैसे ही वो ये मान कर चलते हैं, और ऐसा है भी कि जो मुसलमान है देश का वो खुश हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए भी करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता शपथ ग्रहण के बाद, सांसद के रूप में शपथ ग्रहण के बाद वो फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा संसद में लगाते हैं। ये बताता है कि किस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ के मुस्लिम नेता हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर एक फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ी सी रैली ऑर्गेनाइज की गई। आज तक किसी भी मुस्लिम नेता ने, या जो सेक्युलर नेता है उसमें बहुत सारे और हिंदू नेता भी थे जो जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में रैली रहे, उसमें बहुत सारे हिंदू भी नेता थे। आज तक वही सेट ऑफ जो लीडर्स हैं उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान में हिंदू दलितों के साथ हो रहा है, या अफगानिस्तान में जो सिखों के साथ हुआ, किस तरह से उनको गुरु ग्रंथ साहब को वहां से लेकर के भागना पड़ा, इसकी बात कभी नहीं करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का या यहाँ की जो सेक्युलर ब्रिगेड है। अब एक और मसले पर आते हैं। मैंने जैसा बताया, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी 3 राइट अप लिख चुकी हैं। अब एक और उनकी महासचिव हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने 16 दिसंबर 2024 को संसद में एक बैग लेकर के पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिसको लेकर के बहुत वाद विवाद हुआ। वो आज तक कभी भी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में या पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में या जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ उस पर कोई बात उन्होंने नहीं की, बल्कि ये सब उनके नेताओं के छत्र छाया में होता रहा है, नेहरू से लेकर के पीवी नरसिम्हा राव तक। अब दूसरा मसला है, 19 मार्च को एक प्रियंका ने ट्वीट किया फिलिस्तीन के समर्थन में। एक भी ट्वीट फिलिस्तीन इजराइल के समर्थन में, जो एब्डक्शन हुआ है, जो लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं, उसको लेकर के ना प्रियंका गांधी ने, ना राहुल गांधी ने, ना सोनिया गांधी ने, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। ना जयराम रमेश ने, ना जो उनकी लड़ाकू स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत ने। 12 अगस्त को एक फिर उन्होंने ट्वीट किया था जिसको लेकर के फिर विवाद हुआ था, चूंकि यहाँ पर जो इजराइल के राजदूत हैं उन्होंने उस पर बड़ी तीखी टिप्पणी की थी। तो अब कुल मिलाकर के अगर आप इन सारी चीजों पर नजर डालिए तो जिस तरह से इस पूरे मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस या बाकी सारे लोग सक्रिय हैं, वो साफ तौर पर पक्षपातपूर्ण नजरिया बताता है। और उस पक्षपात नजरिए के पीछे, जैसे मैंने बताया, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात हो, एक तरफ इंटरनेशनल पीस और दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो,
या एक तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को, इजराइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये अपीजमेंट की बात है कि अगर हम ये स्टैंड लेंगे तो जो भारत का मुसलमान है वो हमको वोट करेगा। बिहार चुनाव है तो वो भी फर्क पड़ेगा। अब कहने वाले तो ये कह दिए कि शाहरुख खान को पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार देना बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो भाई ये भी है, हालांकि इसका बिहार चुनाव से उतना लेना देना नहीं है, बल्कि पूरे देश में मुसलमानों को खुश रखने का ये तरीका है। और उसमें अगर आप गलत जगह भी पाए जाते हैं तो इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है। और हालांकि अब इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस एक्सपोज हो रही है, ये उनको समझ नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।